देखिए बच्चों, ये अब जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें पहले डबल इंटीग्रल की बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की। दो चीज होती हैं कैलकुलस के अंदर, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, वैसे तो एक चैप्टर हम कर भी चुके हैं बीटा गामा फंक्शन वाला, उसके अंदर भी हमने कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन ही पढ़े थे, और हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। वैसे थोड़ा सा यदि जो इनके शब्द हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके रिलेटेड मैं कुछ थोड़ी सी बातें करूं कि क्या है ये, तो वो तो मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई किसान है, और इस किसान कोई एक ऐसा खेत है। अब किसान के जो है 10-12 बेटे हैं, ज्यादा हो सकते हैं 20-25 हो जाएं, 4-5 भी हो सकते हैं। तो उसके बेटे हैं, अब बेटे आपस में लड़ पड़े, तो क्या करेगा किसान? वो हिस्सा मांगेंगे अपना, तो उनका हिस्सा करेगा वो। तो हिस्सा भी वो बराबर नहीं करता, वो उनकी विशेषताओं के अनुसार बंटवारा करता है इस खेत का। किसी बच्चे को उसने इतना टुकड़ा दे दिया, किसी को इतना सा टुकड़ा दे दिया, किसी को इस तरह के टुकड़े उसने बांट दिए उसके, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम कर दिया। इस छोटे से टुकड़े को मैंने कहा डी एक्स, एक को दिया डी एक्स का मतलब स्मॉल, पूरा ये एरिया एक्स हुआ, और उसका मैं छोटा हिस्सा लिया डी एक्स का। डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। फिर दूसरे को उसने ये दे दिया, इसको मैंने डी एक्स कहा, लेकिन ये एक्स एक्स सेम हो जाएंगे, इसे मैंने x1 कह दिया, इसे मैंने dx2 कह दिया, ये दूसरा टुकड़ा हुआ। फिर तीसरा टुकड़ा ये है dx3, इस तरह से हमारा dx4, इस तरह से हमने टुकड़ों के नाम रख दिए। अब उन टुकड़ों को इनको अलग निकाल लीजिए, इन टुकड़ों को अलग निकाल लीजिए, इस छोटे से टुकड़े को अलग निकाल लीजिए, ऐसे टुकड़े अलग अलग हो गए। तो इसे बोलते हैं डिवाइड करना, डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन का मतलब है, यदि सही से सुनो, डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करना टुकड़ों में तोड़ देना किसी चीज को। तो ये हमने पूरा एक एरिया था और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। लेकिन बाद में बाप मर जाता है, उन बच्चों के बीच में किसी वजह से आपस में समझौता हो जाता है, तो ये टुकड़े फिर आकर यहीं मिल जाते हैं, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब है उनको जोड़ देना, सही है। तो तुमने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रेशन को ज्यादातर लोग समेशन के रूप में लिखते हैं, फिर बाद में उसे लिमिट लगा कर उसे चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो समेशन है, सिग्मा है, वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है, तुमने देखा होगा, संख्याओं में जोड़ने का काम आता है। और इंटीग्रेशन कब काम आता है? फिर इंटीग्रेशन तब काम आता है जब फंक्शंस होती है ना, फलन होते हैं, उन्हें जोड़ना हो, तब इंटीग्रेशन काम आता है। वैसे तुम भी पढ़ते आए हो, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया हमने सिंपल सा, पहले ही बता चुका मैं। मान लीजिए तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन दिया सिंपल सा 1 to 2, और तुमसे कहा जाता है इंटीग्रेट करिए, तो तुम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर देते हो x² by 2, और लिमिट रख देते हो 1 to 2। पहले तुमने 2 भरा तो 4/2 आ गया, फिर 1 रखा तो 1/2 आ गया। यहाँ पर बचा कितना? 3/2। 4 में से गया 3, 3/2 आ गया। तो ये 3/2 आया क्या, क्या चीज थी? तो ये हम बता रहे हैं कि ये था एरिया, क्षेत्रफल। हमेशा जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है, सिंगल इंटीग्रेशन, ये सिंगल इंटीग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है इसमें x, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो सिंगल इंटीग्रेशन हमेशा जो आंसर देता है ये क्षेत्रफल होता है। अब ये क्षेत्रफल किसका होता है? मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है, और हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है हमारी x, उसको मैंने y मान लिया। जिस फलन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे हमने y मान लिया। तो y बराबर x सभी जानते हैं, एक रेखा होती है जो ओरिजिन से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, 45 अंश का कोण बनाएगी 45 का। तो ये लाइन होती है हमारी y = x। ठीक। अब हमसे कहा गया 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना। लोअर लिमिट कितनी है? 1, और अपर लिमिट कितनी है? 2। तो मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। मैंने यहाँ पर दो लाइन खड़ी कर ली। एक लाइन तो मैंने ये ली जो 1 से होकर जा रही है, और दूसरी लाइन हमने ये ली जो हमारी 2 से होकर जा रही है। 1 मिनट को समझ लेना सही से, जो कि मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो मुझे सही से दिखाई नहीं दे रही वो। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो ये वाली लाइन हमारी x = 1 है और ये वाली x = 2 है। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और ये है हमारी x एक्सिस, ये वाली लाइन ये x एक्सिस है। तो जो क्षेत्रफल निकला है ना, एक तो ये y = x लाइन,
और ये x इक्वल टू 1 लाइन और ये x इक्वल टू 2 लाइन और x एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निकला ये जो सारा क्षेत्रफल है वो 3/2 है, ये वाला। ठीक है। अब यदि वैसे निकालना चाहें हम तो इसे वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए तुमसे कहा जाए y इक्वल टू एक्स है ये और यहाँ x इक्वल टू 1 है, तो बता सकते हो ये ऊंचाई कितनी रही होगी। इसकी समीकरण क्या है, इस लाइन की समीकरण क्या है, y इक्वल टू एक्स ही तो है। तो इसमें x की जगह 1 भर दो तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो ये ऊंचाई भी 1 रही होगी, ये ऊंचाई, इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1। और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो बताइए इस पॉइंट पर y की ऊंचाई कितनी रही होगी, वो भी 2 रही होगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 2। ये तो है। अब यदि मैं यहाँ से एक लंब डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं इस लाइन पर और ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। पहले तो ये बताइए ये चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई 1 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पूरी दूरी 2 थी, ये दूरी 1 थी, तो ये वाली दूरी बचेगी 1। और ये देखना ये वाली ऊंचाई कितनी है, पूरी 2 थी, पूरी 2 थी और ये वाली भी कितनी थी 1 थी, तो ये क्या बची 1। तो इस ट्राइंगल के इस त्रिभुज का ये जो आधार है ये भी 1 और ये ऊंचाई जो है ये भी 1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार बेस और हाइट कितनी 1, तो कुल मिलाकर 1/2। तो ऊपर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस वाले का वो 1/2 आया। अब नीचे वाले का निकालते हैं। नीचे वाला है हमारा एक वर्ग स्क्वायर, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब बताओ इसकी ये लंबाई कितनी बताई तुमने 1 और ये चौड़ाई तुमने कितनी बताई 1, तो ये वर्ग तो हुआ। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बैठेगा, लंबाई गुना चौड़ाई कह दीजिए या साइड का स्क्वायर कह दीजिए। तो 1 इंटू 1 कुल मिला कितना आ गया 1। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये ऊपर वाले का 1/2 और ये 1 है, तो कितना बैठ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हमने ये बताया कि जो हमने इंटीग्रेशन करा है सिंगल इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है, ये एरिया ही होता है। लेकिन जैसा हम सिंगल इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऐसे ही होता है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में बस 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नाम से ही जा रहा है डबल इंटीग्रेशन। तो उसमें क्वेश्चन भी यहाँ पर जो होगा एक वेरिएबल में नहीं होगा, एक चर राशि में नहीं होगा, 2 में होगा। जैसे ये क्वेश्चन x में है, अब उसमें क्या करेगा वो, यहाँ फंक्शन भी 2 में डाल देगा, x और y में, अब पीछे लिख देगा dx और dy। तो क्वेश्चन को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो 2 बार इंटीग्रेट कैसे कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये तो मैं सिंगल इंटीग्रेट की बात बताई है, लेकिन हम थोड़ा बढ़ गए हैं, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो हमें सीखना होगा डबल इंटीग्रेशन। तो पहले ऊपर लिखोगे तुम डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। अभी मैं केवल इसके डबल इंटीग्रेशन के केवल तुम्हें टेक्निक बताऊंगा जो बुक में नहीं है, मैं अपनी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे कैसे इनको तुम इंटीग्रेट करोगे। देखिए पहला नंबर है मेरा यहाँ पर, अगर लिमिट तुम्हारी यहाँ पर, पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया हमारे यहाँ पर x प्लस वाई, पीछे आ गया dx और यहाँ पर आ गया dy, और लिमिट दे दी गई तुम्हें x की लिमिट 1 से लेकर 2 तक है और y की लिमिट दे दी गई तुम्हें 0 से लेकर 1 तक है। ये कहलाता है डबल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि एक बार तो तुम्हें इंटीग्रेट करना है x के और एक बार करना है y के। अब इंटीग्रेट पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के करना है या y के करना है, वही मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बातें बताऊंगा तो वैसे वैसे करिए, कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चनों के अंदर। देखो यहाँ पर लिमिट y की 0 to 1 है और x की लिमिट कितनी है 1 to 2। तो ऐसी लिमिट को कहा जाता है कांस्टेंट लिमिट, अचर लिमिट, क्योंकि इनमें कहीं पर भी लिमिट में भी x या y नहीं आ रहा, बस x की लिमिट क्या है 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितनी है 2। और कुछ क्वेश्चनों में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू वाई, ऊपर लिख दिया 2 प्लस वाई, तो इस लिमिट में क्या आ गया y आ गया, तो ये लिमिट अचर नहीं है। अब ये लिमिट किस पर डिपेंड है, y पर। ठीक है, तो ऐसे लिमिट को बोलते हैं वेरिएबल लिमिट। तो अब यहां पर क्वेश्चनों में तुम्हें ध्यान रखना होगा कि लिमिट कैसी दी गई है और उसी के अनुसार फिर इंटीग्रेट होगा। तो अब मैं यहां पर जो बातें लिखवाऊंगा उसे नोट करते रहना। ऊपर लिखो डबल इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे वहन, नंबर 1 डाल के वहन लिमिट्स आर कांस्टेंट, लिमिट्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है अचर। हिंदी में लिखना, जब दी गई लिमिट कैसी हो, अचर हो, जब दी गई लिमिट अचर हो। ये तो मैं तरीके बता रहा हूं अपने तरीके, किताब के नहीं है ये। देखिए मान लीजिए a टू b c टू d और यहां क्वेश्चन दिया है तुम्हें कोई एक्स वाई में, एफ एक्स वाई का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और पीछे लिखा है dx dy। अब इस लिमिट के अंदर देखिए
यहां पर ए बी सी डी लिखा, इन लिमिट के अंदर कहीं पर भी एक्स और वाई नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी लिमिट को बोलते हैं अचर लिमिट या कांस्टेंट लिमिट। ठीक, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, जब वो यहां पर ये ना बताए कि कौन सी लिमिट किसकी है, तो यहां देखना पीछे की ओर, पीछे पहले कौन आया है dx, तो इसका मतलब पहली लिमिट x की दी गई होगी, और जो ये पीछे y आ रहा तो दूसरी लिमिट y की दी गई होगी। कुछ किताब वाले अलग बताते हैं, वो कहते हैं अंदर वाली लिमिट अंदर वाले की है और बाहर की लिमिट बाहर वाले की है, वो ये कहते हैं। लेकिन हमारी किताब में क्या कहा गया है, जो पहला आ रहा है पहली लिमिट उसकी ही होगी। समझ रहे हो तुम बात को? ठीक, वरना ज्यादातर जो है जब क्वेश्चन वहां पर आता है वहां अपने आप बता दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि ये एक्स की लिमिट और ये वाई की है। तो यहां पर फिलहाल तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जो पहली लिमिट है वो मेरी एक्स की है और जो दूसरी लिमिट है मेरी वो वाई की है, सी टू डी। तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई लिख लिए, लिमिट को पहचान लिया, ये लिख लिया। अब इंटीग्रेट कैसे करना है, जब लिमिट कांस्टेंट होंगी, अचर लिमिट होंगी, तो पहले चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए या वाई कर लीजिए, छूट होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट कर लिए आंसर सेम आएगा। किसी बच्चे ने मान लो पहले एक्स सापेक्ष कर लिया इंटीग्रेट, बाद में उसके वाई कर लिया, या किसी ने पहले वाई कर लिया फिर एक्स कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर समान आना दोनों का। तो यही बात मैं यहां लिख रहा हूं, मान लो मैं पहले वाई के रेस्पेक्ट में सोल्व करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ये एक्स और वाई, मैंने यहां पे लिख दिया कि मैं पहले इंटीग्रेट किसके सापेक्ष करूंगा, y के, तो इसलिए हमने ब्रैकेट बनाया, अब ब्रैकेट में लिख दिया y की लिमिट लिख ली, पीछे लिख लिया dy, इसका मतलब मैं इंटीग्रेट करूंगा किसके सापेक्ष, y के, और बाहर लिख दिया मैंने x, इसका मतलब x के सापेक्ष करूंगा बाद में। और यहां पर अब क्या प्रॉब्लम आएगी, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें तो x भी होगा, तो x को तुम्हें क्या मानना है, इसके अंदर कांस्टेंट लेके चलना, अचर, ठीक है, x को कांस्टेंट। जब x के सापेक्ष इंटीग्रेट करोगे y आ रहा होगा तो y अचर, और y के सापेक्ष इंटीग्रेट करोगे उसमें x आ रहा होगा तो x कांस्टेंट। मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई और पीछे आ गया dx, पहले एक और सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस के x और पीछे dx आ गया, इस क्वेश्चन में सारे में केवल x है, तो इसे बोलते हैं सिंगल इंटीग्रेशन, एक वेरिएबल में ये, ठीक है। अब तुम मुझे यहां पर इंटीग्रेट करके दिखाओ जैसे तुमने इंटर में करे, बोलो x की पावर 2 का, अरे x का, लिमिट भर देंगे जो भी रखी है 1 to 2, ये लिमिट भर देंगे। अब हम क्या करें, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया लिमिट 1 to 2, अब इसे इंटीग्रेट करना, तो तुम्हारे लिए y क्या रहेगा, कांस्टेंट अचर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, तो y तो अचर है, तो y का कैसे करोगे, y तो छोड़ दो, 1 का क्या हो जाएगा x। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा जाता a, अब तुम कैसे करते, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, तो a का कैसे करते तुम, a कांस्टेंट था, a का x मतलब a इंटू एक्स, 1 का x, तो ऐसे तो करोगे, बस y को क्या मानना, कांस्टेंट मानना, ठीक है। तो बस ये इंटीग्रेशन हो गया, और जब लिमिट बनेंगे तो जहां x है एक बार 2 भर देंगे और एक बार 1 भर देंगे, तो क्वेश्चन तो सिंपल वैसे ही करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके अंदर, बस ये ध्यान रखना है तुम किसके सापेक्ष कर रहे हो। यहां पे देखो, तो मैंने कहा y के सापेक्ष करो, फिर उसके बाद में क्या कर लो x के, या तुम उल्टा भी कर सकते हो, पहले x के कर लीजिए उसके बाद में y के कर लेना, तो इसे इतना नोट कर लीजिए, तो तुम्हें इसे ध्यान रहेगा कि हाँ भी किसके सापेक्ष पहले करना है। एक मिनट तुम, पावर बढ़ती जाती है। चलो बच्चों, अब इसमें क्या करना, यहां लिखना है और करके, तुम उल्टा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा करो, पहले तुम कर लीजिए x के, तो यहां पर लिख लीजिए एफ एक्स वाई और पीछे लिख दो डी एक्स, और बाहर लिख दो डी वाई,
तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैंने दोनों बातें लिख दी हैं, मर्जी अब तुम्हारी। सी टू डी, ऐसा करो या लगा दिया बीच में, या ऐसा करो। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इन पर मैं पहले एक क्वेश्चन कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा फिर, जब लिमिट कांस्टेंट नहीं होंगी। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल है किताब की ही, बहुत आसान एग्जाम्पल है। 0 to 3, 1 to 2, यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई, ब्रैकेट में लिखा है 1 + x + के वाई, पीछे लिखा है dx dy। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें साफ दिखाई दे रहा है, 2 बार इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ, तो समझ जाएंगे हाँ कि ये डबल इंटीग्रेशन है। अब एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन सी लिमिट किसकी है। बताइए क्या बताया मैंने, dx पहले आ रहा, तो ये लिमिट x की होगी और ये लिमिट y की होगी। अब यहाँ पर दोनों लिमिट को देखो, 0 to 3 और 1 to 2, ये दोनों लिमिट अचर हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर देखो ऊपर 3x लिखा होता लिमिट में, तो फिर ये लिमिट किस पर डिपेंड हो गई, x पर, तो ये लिमिट फिर कांस्टेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है तुम्हें, किसी के भी सापेक्ष कर लो। अगर मान लो तुम बताओ किसके सापेक्ष करना चाहोगे, मर्जी तुम्हारी। मैं थोड़ा सा अंदर गुणा कर लेता हूं, जैसे कि तुम्हें सुविधा रहे, x² y और यहाँ हो जाएगा x y²। अब तुम बताओ किसके सापेक्ष करना चाहोगे। चलो जी, अलग अलग विचार हैं, तो अलग अलग ही अपने घर पे जाकर कर लेना। चलो पहले y करते हैं, बताओ। तो x हमारा क्या है, कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² 2 प्लस x² अचर रहेगा, तो y का क्या होगा, y²/2। फिर यहाँ बताओ y² का y³ इंटीग्रेशन तो करने आते होंगे थोड़े बहुत, बस y की जगह लिमिट भरनी है तुम्हें। ये एक बार भरना है y की जगह 2 भरो, 2 यहां भरोगे 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, ये तो बचेगा। 2 यहां भरो, 4 हो गया, 2 से 2 कट गया 2, और यहां हो जाएगा x²। फिर यहां भरो 2 की जगह 2 की पावर 3 8, तो 8/3 हो जाएगा, 8/3x, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब भरना है तुम्हें 1, तो भरो x/2, क्योंकि यहां 1 रखोगे, फिर यहां 1 रखोगे, तो x²/2, और यहां रखोगे 1, तो क्या आ जाएगा x/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन y के रेस्पेक्ट में हो गया। थोड़ा सा आसान कर लीजिए, जिससे कि x के रेस्पेक्ट में भी हो जाए। देखो x वाले यहाँ हैं और x वाले यहाँ हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ माइनस का 1/2 है, तो 2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 3/2, तो यहाँ x आ जाएगा। फिर यहाँ पे x² के यहाँ पर है 2, और माइनस के 1/2 यहाँ पर है x² के, अरे x के तो ये भी थे, ये तो सारे इकट्ठे हो जाते, सारे इकट्ठे कर लो एक साथ। पीछे ध्यान नहीं दिया मैंने, 1 मिनट को मैं अलग लिख लू ना। चलो बताओ, x के यहाँ पर है कितने 2, और इसमें x का कितना है 8/, हाँ। फिर यहाँ पर x का कितना है माइनस के 1/2, और x का कितना है ये रहा माइनस के 1/3। सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करें दोनों को, और इसको सोल्व कर लें। 2 दूनी 4, 3/2 तो यहाँ आ गया, और ये बैठ जाएगा तुम्हारा 7/3, ये तो बैठ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 2 7 14, 14 कुल मिला कितना आ गया 23/6। अरे वो तो गुना भाग है, कैसे भी कर ही लोगे तुम। अब x² के ये हैं और x² के ये हैं 2, और यहाँ पर है माइनस के 1/2, कितना बैठ जाएगा 3/2, तो 3/2 कितना आ जाएगा x²। तो हमने इकट्ठे कर लिए, जिससे कि हमें दोबारा इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना आए। अब करो बताओ, इसका क्या होगा x²/2, इसका क्या होगा x³/3, और लिमिट भर देंगे 0 to 2। ठीक है, अब x की जगह 1/2 भर लीजिए, 1/0। जब 2 भरेंगे यहाँ 4, 2 से 2 कट जाएगा 2, और 2 से कट जाएगा 3, तो 23/3 आ जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ भरो 2 रखोगे यहाँ 8, 2 से 8 कट जाएगा 4, और 3 से 3 कट रहा, तो कितना आ गया केवल 4, और 0 भरने पर तो सारा 0 हो जाएगा। 3 इसमें एलसीएम ले लो, तो 3 इसमें एलसीएम लोगे 23, और 3 चौक 12, कुल मिलाकर 25/3 आ गया। आंसर चेक करो कितना आ गया, गलत हो गया 37, 35, ओहो 35 आ गया, 35/3। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो तुम, जल्दी से नोट करिए बच्चों। लिमिट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, 0 to 3 थी, ये लास्ट में 3 भरना था। चलो कैलकुलेशन कर लेना अपना, आप कर लोगे इतना।
देखिए बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ये तो मैंने तब बताए हैं जब लिमिट कैसी होंगी, कांस्टेंट होंगी। लेकिन जब लिमिट कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल में होती है, तो कैसा इंडिकेट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं व्हेन, नंबर 2 डालना, व्हेन लिमिट्स आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कहते हैं हिंदी में चर राशि, जब लिमिट हमारी वेरिएबल्स में होंगी, चर राशि में होंगी। देखे ध्यान देना, कभी भी दोनों लिमिट वेरिएबल में नहीं होंगी, एक लिमिट होगी वेरिएबल में। ठीक है, एक लिमिट तो वो कांस्टेंट देगा 100%, और एक लिमिट देगा चाहे वो एक्स में दे या वाई में दे। जैसा कि मान लीजिए यहां पे लिख दिया उसने f1x, ऊपर लिख दिया उसने f2x, यहाँ लोअर लिमिट भी x में, अपर लिमिट भी x में, और यहाँ फंक्शन डाल देगा कुछ भी एक्स वाई के रूप में, और पीछे आएगा dx dy। ये सुन लो ध्यान से एक मिनट के लिए, दोनों लिमिट कभी भी वो कांस्टेंट नहीं दे, वो दोनों लिमिट वेरिएबल में देगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब होता है आंसर जिसके सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं वो कभी आंसर में नहीं आना चाहिए। याद करो, जब हम एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या आंसर में एक्स आया था? नहीं आया था। जब लिमिट दी गई है तो एक्स तो खत्म हो जाएगा अपने आप ही, एक्स की जगह एक बार भरेंगे 1 और एक बार भरेंगे 2। सही है, तो निश्चित समाकलन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नहीं आता है। तो वही बात यहां पर है इन सारे क्वेश्चनों के अंदर, जब हम एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें ना तो एक्स आएगा ना वाई आएगा, तो इसलिए एक लिमिट अचर दी जाएगी। ये लिमिट ही इसको बदल देगी अचर में, आंसर को एक्स वाई सारे खत्म कर देगी। सही है, तो कैसे करेगी वो बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, तभी समझाऊंगा, अभी तो मैंने वैसे ही बता रहा हूं मैं। तो एक लिमिट कांस्टेंट होगी और एक लिमिट होगी हमेशा वेरिएबल में, अगर वेरिएबल लिमिट कही जा रही है तो। ठीक है, तो अब इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सी लिमिट किसकी है। ये देखिए, जो लिमिट वेरिएबल में चर राशि में है तो उसमें चर राशि आ कौन सी रही है, वेरिएबल क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है एक्स, तो ये लिमिट कभी एक्स की नहीं होगी, ये लिमिट होगी दूसरे की, वाई की। फिर सुन लो, ये देखो जिस लिमिट में वेरिएबल है तो वो चर राशि है, वो चर राशि क्या है, अगर एक्स है तो वो लिमिट वाई की है, अगर वाई है तो एक्स की है। अब तुम कहोगे दोनों आगे, नहीं दोनों कभी नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो एक्स में होगी वो लिमिट या वाई में लिखी हुई होगी। तो जिसमें जो यहां लिखा होगा उसे दूसरे की होती है, क्यों होती है बताऊंगा, रीजन दूंगा उसका। ये वाई की होगी, अब जो बच गई वो किसकी होगी, फिर वो एक्स की होगी। तो इसमें ऐसे पहचानना। फिर सुन लो, जब कांस्टेंट लिमिट होती हैं, अचर लिमिट होती हैं, जो dx पहला आएगा तो पहली लिमिट x की, dy बाद में आएगा तो दूसरी लिमिट y की। अब इसमें कैसा होता है, इसमें ये लिमिट देखी जाती हैं, जो लिमिट तुम्हारी वेरिएबल में है, चर राशि में है, वो देखो उसमें आ क्या रहा है। उसमें यदि x आ रहा है तो वो लिमिट x की नहीं होगी, y की होगी, और जो बच जाएगी वो दूसरे की होगी। सही है, अब इसमें सोल्व किसे करना है, पहले पहले उसे सोल्व करना जो लिमिट वेरिएबल में है, चर राशि में है, उसे पहले सोल्व करना, और लास्ट में उसे सोल्व करना जिसकी लिमिट कांस्टेंट है, क्योंकि जिससे कि आंसर में एक्स और वाई ना आए। सही है, तो पहले यहां किसके साथ पेश करेंगे, इस क्वेश्चन के अनुसार तो वाई के, क्योंकि वाई की लिमिट वेरिएबल में है। बस ये ध्यान रखना तुम्हें, पहला होगा वाई के और उसके बाद होगा फिर किसके, एक्स के। एक्स वाई लिमिट देखो मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दी है, ये लिख दी, इसमें मैं और करके नहीं लिखूंगा, जैसे कांस्टेंट लिमिट में ऊपर क्या लिखा था ना, और ऐसा कर लेना या ऐसा, इसमें लिखूंगा मैं ये बात। इसमें तो तुम्हें पहले यही सोल्व करना होगा, फिर उसके बाद लास्ट में एक्स के सापेक्ष करना होगा। आगे बात समझ में तुम्हें, ठीक जी, जल्दी से नोट करिए इतना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत आसान एग्जांपल है, पहले मैं आसानी उठा रहा हूं, 1 to 2 0 to x, और यहां पर dx और dy बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार अभी मैं ताजमहल गए थे हम, जो है दो एक साल पहले की बात, तो ताजमहल के बराबर में वहां पे एक लाल किला भी है, जैसे दिल्ली में लाल किला नहीं है, ऐसे वहां भी लाल किला है, तो बड़ा फेमस है वो वहां पर जो है। तो उसमें जब गेट में अंदर घुसते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वहां के रहने वाले आसपास के, और वो कहते हैं हम तुम्हें यहाँ पे दिखाएंगे लाल किला जो है। मैं कितने पैसे लेगा, तो 500 रुपए। मैं को कोई बात ना, हम लोग देखे आएंगे। हाँ, क्योंकि वो जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो बाहर के जो आते हैं, वे पता नहीं क्या करते हैं, वो यहाँ का जो गाइड है उसे जरूर लेते हैं, वे पता नहीं क्या करते हैं यार, वो बड़ी प्यार से सुनते भी हैं सारी बातें,
अब वो पता नहीं क्या सुना रहा है उन्हें इंग्लिश में, और बिल्कुल अनपढ़ ठेठ होता है वो बिल्कुल, और वो उन्हें इंग्लिश में ऐसी बातें ऐसे सुना रहा है, पता नहीं वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, लेकिन वो बड़े ध्यान से सुने उसकी बातों को जो है। और हमारे मन में क्या रहता है, हम वहां पे केवल देखने जा रहे हैं, ये नहीं देखने जा रहे कि ये ईंट किसने लगाई थी। हम बस देख लिया और चलते बने, और वो सारी बातें सुनते हैं, जो भी वहां लिखा हुआ है उसे भी सुनते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़ी गहराई से पढ़ते हैं वे। और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं अपने पास में एक डायरी रखते हैं, उस पर नोट भी करते हैं वे लोग। यहाँ पे लाल दिल्ली में पहुंच तुम ऐसे मिलेंगे तुम्हें वहां पर जाए, बिल्कुल अनट्रेन लोग हैं वे, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं वे जो है, और तुम्हें गाइड करेंगे बाकायदा में। बनाया किसी ने था, बता नहीं किसी और को, तुम्हें क्या पता, तुम क्या तो उस टाइम पे थे, जो वो बता देंगे बता ही देंगे, तुम सुनते रहोगे बस। तो ऐसे ही करते हैं वे लोग जो है। चलो बोलो, लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है या वेरिएबल में है? यहाँ लिमिट देखो 1 to 2 और यहाँ लिमिट 0 to x, ये लिमिट तो अचर है 1 2, लेकिन इसमें x आ रहा, तो पहचानो ये लिमिट किसकी होगी, y की होगी, ये लिमिट y की। जो बच गई वो लिमिट किसकी होगी, x की। पहले कौन सी सोल्व करनी, जो वेरिएबल में चर में है, पहले y वाली सोल्व करेंगे, तो y के सापेक्ष पहले इंडिकेट करेंगे, तो पहले y वाले सारे पास में लिख लो, ये रहे y वाले, y की लिमिट 0 to x है, और y वाला ये रहा dy है, और नीचे कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और पीछे लिख दिया हमने बाहर dx। अब इसमें ध्यान रखना y के सापेक्ष, तो x क्या रहेगा मेरे लिए, कांस्टेंट। अब मुझे इसका फॉर्मूला बता दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या बैठेगा, ये हमारे लिए अचर है, तो बताओ क्या फॉर्मूला। अभी पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले ही, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, लेकिन ये तब है जब x से सापेक्ष कर रहे हो, लेकिन हम कर रहे हैं y के, तो a हमारे लिए कौन है, x है, a हमारे लिए अचर है ये, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन ए का मतलब x tan इनवर्स और y अपॉन x। बस ये ध्यान रखना ये x में लिखा हुआ है, लेकिन कर रहे हैं हम y के, तो a हमारे लिए अचर रहेगा। यहाँ समझ में आ गई बात तुम्हें, बस यहाँ भर देंगे, क्वेश्चन हो गया। 1 to 2 बोलो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स और tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और लिमिट भर देंगे y की जगह एक बार 0 और एक बार x, बस ये काम करना हमें, भरे भरो 1 to 2। अब जहां y है वहां एक बार x भर दो, तो 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स x अपॉन x, फिर सेकंड लिमिट भरेंगे ये वाली 0 भरेंगे, तो 1 अपॉन एक्स और tan इनवर्स और 0 अपॉन x, ये भर दिया मैंने, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक जी। अब सोचो तुमने y के रेस्पेक्ट में इंडिकेट कर लिया, अब इस क्वेश्चन में कहीं y दिखाई दे रहा तुम्हें, जिसके सापेक्ष इंडिकेट कर लेते हैं वो उसमें क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब किस क्या है पूरा क्वेश्चन में x, अब फिर जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करूंगा और x की लिमिट भरूंगा, फिर x भी नहीं रहने का, समझ में आ गया बात तुम्हें। और यदि तुमने उल्टा कर दिया, पहले यो वाला इंडिकेट करा, तो y के जब सापेक्ष इंडिकेट करोगे और y की लिमिट भरोगे 0 to x, तो x बचेगा, मेरा मत समझे नहीं मतलब है, तो फिर उसके बाद तुम करोगे फिर x के रेस्पेक्ट में, तो फिर वहां उल्टा हो जाएगा, वहां कोई ना कोई वेरिएबल बच जाएगा, करके देखना एक बार, अभी तो फिलहाल मैं जल्दी में थोड़ा सा। 1 to 2 बोलो क्या बच गया, यहाँ पे सोल्व करो, इससे ये कट गया, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो यहाँ तो आ गया π/4 बाहर, और इंटू में आ गया 1 अपॉन एक्स। यहाँ बताओ tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। बस अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के, बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ आ जाएगा log x, और x की जगह भर देंगे 1 to 2। अब x की जगह एक बार तो भर दीजिए 2 और एक बार भर दीजिए 1, log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया log 2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तक हमने दो टाइप बताई कि अगर लिमिट दी गई हो और कांस्टेंट हो तो किसी के भी सापेक्ष पहले इंडिकेट कर सकते हो, अगर लिमिट वेरिएबल में होंगी तो जो लिमिट वेरिएबल में है पहले उसके रिस्पेक्ट में होगा और बाद में होगा कांस्टेंट वाले के। लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में लिमिट नहीं देता वो, तो लिमिट फिर हमें ढूंढनी पड़ती है, तो उसके लिए वो हमारी सहायता करता है। देखिए जब भी सिंगल इंटीग्रल सोल्व होता है और किसी भी फंक्शन का सोल्व हो रहा हो, तो ये फंक्शन एक वेरिएबल में होगी एफ एक्स जो है, तो जब कोई फंक्शन एक वेरिएबल में होती है एक चरासी में, तो समझ जाइए वो कर्व होता है, वक्र ऐसा, ये कोई कर्व। और जब कोई फंक्शन यहाँ पे दो वेरिएबल में आती है एफ एक्स वाई, ऐसा एक्स और वाई में होती है,
तो वो जो होता है पृष्ठ होता है, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, मतलब जैसा कि स्क्वायर होगा या वृत्त होगा इस तरह का, क्योंकि उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है। और जब ट्रिपल इंटीग्रल होता है मतलब 3 वेरिएबल में होती है तो उसके अंदर होता है आयतन, आयतन बोलता है वॉल्यूम। ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर जब लिमिट नहीं दी गई होगी तो वो तुम्हें एक बाकायदा लिमिट निकालने के लिए एक क्षेत्रफल देगा, क्योंकि हम कर रहे हैं एक्स वाई में क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन, तो क्षेत्रफल देगा, एरिया देगा। ठीक है। एक कर्व नहीं देगा, ऐसा क्या पैराबोला ना, ना पैराबोला तो एक वेरिएबल में होता है, तो वो हमेशा क्या देगा, क्षेत्रफल देगा, चाहे वो वृत्त का दे या किसी वर्ग का दे, कैसा भी दे क्षेत्रफल देगा। तो कैसे करना है तो मैं, वैसे तो इसके लिए बाकायदा ट्रेसिंग करनी पड़ती है, चित्र बनाना पड़ता है, लेकिन चित्र बनाने में हम एक्सपर्ट नहीं होते तो गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं यहां जो बता रहा हूं केवल तुक्का बता रहा हूं, कोई रूल नहीं है किसी का भी है। जब भी लिमिट तुम्हें नहीं दी गई है, लिमिट निकालनी है और ट्रेसिंग करनी आती नहीं है, ट्रेसिंग करनी आती है, चित्र बनाना आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसा मैं तुमको बताऊंगा वैसा करना तुम। 99% क्वेश्चन में बिल्कुल सटीक बैठते हैं, 1-आधा% गड़बड़ हो सकते हैं, और वो 1% क्वेश्चन तुम्हारी किताब में है भी नहीं। ठीक है। उनके लिए तो चित्र बनाना ही पड़ता है फिर। तो ध्यान सुनना अब यहां पर, वहन लिमिट इज नॉट गिवन, हिंदी में लिखना जब लिमिट ना दी गई हो, एंड एरिया बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब घिरा हुआ, बाय एरिया बाउंडेड बाय ओनली वन कर्व सी यू आर वी वाई इक्वल टू एफ एक्स। हिंदी में लिखना, कोई ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश में जरूरी है। जब लिमिट ना दी गई हो और क्षेत्रफल जो है घिरा हुआ हो एक कर्व से, तो लिमिट कैसे निकालोगे तुम। लिमिट ऑफ एक्स बताऊंगा पहले मैं कैसे निकाली जाएंगी, अब फिर लिमिट बताऊंगा वाई की। पहले बता रहा हूं तुक्के हैं, ये किताब में कोई नियम नहीं है इस तरह। कर लिया। लिमिट ऑफ एक्स निकालनी है तो तुम्हें जो कर्व दिया हुआ है उसमें पुट कर देना है y बराबर 0। जब उसमें y की जगह 0 भर दोगे तो पूरी समीकरण क्या बचेगी, x में, तो उसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू निकल जाएंगी, वही x की लिमिट होंगी। फिर सुन लो ये क्या लिखा, जब लिमिट ना दी गई हो, लेकिन जो जिससे तुम्हें लिमिट निकालनी होगी वो एक क्षेत्रफल देगा, और वो क्षेत्रफल जो है वो एरिया बाउंडेड का मतलब घिरा हुआ होगा किसी एक कर्व से। अब क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं, एक क्षेत्रफल देखो, ये है क्षेत्रफल सर्किल से घिरा हुआ, ये क्षेत्रफल किससे, सर्किल से, ये रहा। और ये वाला एरिया है दो कर्व से, हो सकता है ऊपर वाला ये वाला तुम्हारा ये वाला परवलय हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, या इसको मैं हटा देता हूं इस वाले को, और ये वाला पैराबोला ऐसा हो, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल दो कर्व से बना हुआ, और जबकि ऊपर वाला एक कर्व से। सही है। तो मैं दो तुक्के बताऊंगा यहाँ पर, एक कर्व से गिरा हुआ हो तो कैसा करना है, दो से गिरा हुआ हो तो कैसा करना है यहाँ पर। तो मैंने ये बताया यहाँ पर, गलत लग जा बार बार। जब यहाँ पर हमारा एरिया केवल एक कर्व से गिरा हुआ हो तो उसकी पहचान कैसे पड़ेगी, एक कर्व से गिरा हुआ नहीं, चित्र तो बनाया नहीं हमने, तो एक समीकरण दी होगी उसने, बस केवल एक समीकरण दी होगी, बस एक। अच्छा तुम बताओ, आयत होता है, आयत जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टेंगल, आयत है। आयत ये बताओ, ये एक कर्व से बना होता है या बहुत सारे कर्व से बना हुआ आयत, रेक्टेंगल जो है एक कर्व से बना हुआ है या बहुत सारे से बना हुआ, ये चार से बना हुआ, चार रेखाओं से, चार स्ट्रेट लाइन से बना हुआ। कभी आज तक तुमने आयत की समीकरण सुनी किसी से, आयत का क्षेत्रफल निकल जा, आयत की कोई समीकरण नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये खुद अपने आप चार टुकड़ों से मिलकर बना, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। जबकि तुमने सर्किल की समीकरण सुनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही तो कर्व है। तो जितने भी कर्व एक होते हैं उनकी समीकरण होती है, और जो कई टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं उनकी समीकरण या तो टुकड़ों में होगी, क्योंकि अकेले की तो होगी नहीं, क्योंकि टुकड़े से बना हुआ है। तो तुमने कभी कभी पढ़ा होगा, इंटर में क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और फिर लिखा हुआ 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ऐसे लिख दिया हो गया होगा। तो ये टुकड़ों से मिलकर बने हुए कर्व होते हैं।
ये टुकड़ा अलग है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक टुकड़ा अलग है, ठीक है। तो एक इक्वेशन नहीं होती उनकी कभी भी। तो यहां पर जो आयत है, त्रिभुज है, त्रिभुज भी 3 लाइन से मिलकर बना होता है, तो इनकी कोई समीकरण नहीं होती। तो यदि तुम्हें एक समीकरण रखी है ना, तो समझ जाना एक कर्व की बात कर रहा है वो, उससे घिरा हुआ एरिया होगा। तो तब ये तुक्का लगा देना। क्या करना है, बस केवल तुम्हें y की जगह 0 भरना है, तो x की लिमिट निकल जाएंगे। अब आएगी बात, लिमिट निकालनी है y की। तो लिमिट y की कैसे निकलेंगी, दिए हुए कर्व से y की वैल्यू निकाल लेना x के पदों में। फाइंड, मैं लिख देता हूं यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स लिखा है, टर्म्स, हाँ टर्म ऑफ x के पदों में। हिंदी में लिख लो, y का मान निकाल लीजिए x के पदों में। अरे कोई नहीं देखने का अंग्रेजी तुम पे कितनी गलत लिखी कितनी सही लिखी, कुछ नहीं, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना तुम्हें कहीं पे भी ये सब, बस हिंदी में लिख लो, जैसा तुम्हें समझ में आती है वैसे किए। y की वैल्यू निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए x के पदों में, बस ये लिमिट y की हो जाएगी और ये लिमिट x की हो जाएगी। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, इस पर पहले एक एग्जांपल लेता हूं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डबल इंटीग्रेशन है, x प्लस वाई प्लस ए है और पीछे लिखा हुआ है dx dy। लिमिट नहीं दी गई है, वो पीछे लिखा ओवर, और ओवर लिखा है ये सर्कुलर एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिखा ये ए स्क्वायर। सुनिए ध्यान से, पहले भी वैसे बता चुका हूं लेकिन फिर दोबारा बताता हूं मैं तुमसे कहता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो जो इसे संतुष्ट करती हो। तो क्या करोगे तुम, हाँ एक्स की वैल्यू बताओ क्या क्या आएंगे, बताओ एक्स के वाई की वैल्यू जो इसे संतुष्ट कर दे, कुछ भी जो तुम्हारे मन में हो। हाँ 0 1 1 0 1/2 1/2 1/3 2/3, क्यों गलत हैं, रख के देखियो सारे संतुष्ट करेंगे। इसके इतने सारे आंसर हो सकते हैं, इतने सोल्यूशन हो सकते हैं कि उन्हें हम लिख भी नहीं सकते यहाँ पर। तो फिर किस, मतलब इसके आंसर दिखाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, चित्रों की। चित्र क्यों बनाए जाते हैं किसी चीज के, उसके सॉल्यूशन दिखाने के लिए। अब तुमसे कोई कहेगा ये लाइन है, चित्र बनाओ इसका, तो तुमने लाइन बनानी जानते हो नहीं, मान लो ये लाइन बन गई, 1 मिनट के लिए ये बन गई लाइन, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब इसका क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो चित्र इसलिए बनाए जाते हैं। तुमसे कोई कहने लगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को सोल्व करिए, इसके मान निकालो जो इसको संतुष्ट करते हो एक्स वाई के, तो तुम हाथ खड़े कर दोगे, और जबकि इसी काम को तुम खूब करते आए हो, इसका चित्र बना दोगे। अगर वो तुमसे कहे चित्र बना दो तो चित्र बना दोगे, और तुमसे कहे सोल्व करियो तो सोल्व ना होने का तुमसे, जबकि वही काम कर रहे हो तुम। ये चित्र बनाकर क्या दिखा रहे हो तुम, ये इसके सॉल्यूशन दिखा रहे हो कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसको संतुष्ट करेंगे। तो चित्र इसलिए बनाए जाते हैं। वही बात यहाँ पर है, हमें यहाँ पर जो एरिया दिया गया है वो देखिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, छोटा है या बराबर है किसके, ए स्क्वायर के। एक बार को यहाँ से लेस देन भूल जाओ, बस ये सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसकी समीकरण है, बताओ किस समीकरण है, सर्किल की समीकरण है, जिसका केंद्र कहाँ है 0 0 पर, और त्रिज्या कितनी है ए है। अब यहाँ लेस देन आ रहा और इक्वल आ रहा, इक्वल का मतलब जो इसके ऊपर बिंदु होंगे वो संतुष्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं की तो दूरी यहाँ से तक की कितनी होगी, ए होगी। अब फिर क्या कह रहा है वो, इससे कम, तो इससे कम का मतलब अंदर वाले बिंदु, तो इस एरिया की बात कर रहा है वो, इस एरिया की। तो इस एरिया को, इस क्षेत्रफल को देख के इसकी तुम्हें लिमिट निकालनी है, ठीक है। चित्र तो मैंने बना दिया, लेकिन तुम्हें चित्र नहीं बनाना, मेरा तुक्का लगा जो मैंने तुम्हें तुक्का बताया, ए इसको मैंने सबको हटा दिया। मैंने क्या कहा, तुम्हें किसकी लिमिट चाहिए, एक्स की, लिमिट ऑफ एक्स। तो तुम्हें क्या करना, बस केवल पुट कर देना y बराबर 0, इसके अंदर पुट कर दो y बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर इसके, अगर यहाँ लेस देन भी लिखा हो ना तुम इक्वल डाल दियो, उसमें भर दो, रखियो y की जगह 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना का ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2 आ जाएंगी, प्लस माइनस ए। ये तो सोल्व कर लोगे या करूं, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई, तो हमें x की कितनी लिमिट चाहिए, 2 ही तो चाहिए, एक लोअर और एक अपर, तो एक लिमिट माइनस ए आ गई और एक लिमिट प्लस की आ गई।
सही है, इतना काम करना। और वैसे भी देखियो, इस एरिया को देखो, ये एरिया एक्स के किन दो मानों के बीच में है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये रेडियस ए है, इधर को तो ए ही होगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस ए। सही है, तो इस चित्र में मत ध्यान दीजिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसा करिए। अब तुम्हें लिमिट निकालनी है किसके, लिमिट ऑफ वाई की निकालनी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, किसी को जीरो नहीं करना, बस दिए हुए कर्व से वाई की वैल्यू निकालनी है एक तरफ, तो वाई स्क्वायर इधर निकाल लो, ये पहुंच जाएगा उधर, तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू बताओ क्या आएंगी, दो आएंगे। देखो जब स्क्वायर हटता है ना तो दो वैल्यू आती है प्लस माइनस में, कितनी बैठेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की लिमिट एक तो होगी माइनस वाली लोअर लिमिट, और एक हो जाएगी प्लस वाली ऊपर की लिमिट। अब ये बताओ कौन सी लिमिट हमने इसमें अचर बनाई है और कौन सी लिमिट वेरिएबल बनाई है। एक्स की लिमिट तो बनाई है मैंने अचर कांस्टेंट, और वाई की लिमिट बनाई है मैंने चर में, वेरिएबल में, एक्स में बनाई है। ठीक है, अब तुम चाहोगे तो इस तुक्के को तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम चाहो तो वाई की लिमिट कांस्टेंट बना लो। तो वाई की लिमिट कैसे बनाओगे कांस्टेंट, एक्स की जगह जीरो भर दोगे तो वाई का मान अपने आप ही कांस्टेंट आ जाएगा। सही है, तो तुम इस काम को उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा कर लो, उससे आंसर निकालो तब भी सेम आएगा। करें आगे बढ़े, तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि यहां पर जब भी तुम लिमिट बनाओगे एक्स की तो वाई को जीरो भर लेना है, एक्स की लिमिट अचर आएंगी, और वाई की लिमिट निकालनी है तो वाई को एक तरफ लाना और सारे एक्स के दूसरी तरफ फेंक देना। तो जो वाई की लिमिट आएंगी वो हमेशा किस में आएंगी, एक्स में आएंगी, वेरिएबल में आएंगी। सही है, बस जी अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था उसे देखिए, डबल इंटीग्रेशन था, एक्स प्लस वाई था, अब प्लस का ए था, पीछे था डी एक्स डी वाई। बताओ लिमिट तुमने एक्स की क्या बनाई, माइनस ए से ए, और वाई की लिमिट क्या बनाई, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। बस अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है। बताइए किस पहले किसके सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के या वाई के, जिसकी लिमिट चर में है, वो वेरिएबल में, हाँ करो। एक्स के साथ पहले वाई के सापेक्ष बोलो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही वाई के कर रहे हैं पहले, तो एक्स तो अचर है, वन का क्या होगा वाई, अगले वाले का बताओ क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, इससे अगले वाला क्या होगा ए वाई। मैंने एकदम डायरेक्ट कर दिया, और वाई की लिमिट भर दूंगा ये वाली, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और पीछे क्या बच जाएगा हमारा, डी एक्स बच जाएगा। बस अब ये लिमिट भरनी तुम्हें, एक्स की लिमिट माइनस ए टू ए, यहाँ लिमिट भरेंगे वाई की जगह ये, तो अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जब यहाँ भरेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और जब यहाँ भरेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये होगी ऊपर की लिमिट। अब भरेंगे हम दूसरी लिमिट, ये हो गई माइनस, अब ये लिमिट भरो यहाँ पर, y की जगह जब ये लिमिट भरेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का x अंडर रूट, जब यहां भरेंगे तो स्क्वायर हो रहा तो प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जब यहां भरेंगे तो माइनस का आ जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसे इजी करो जिससे कि हमें इंटीग्रेशन अभी एक बार और करना है, वो आसान बैठे। देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक से हैं, लेकिन ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो डबल हो जाएंगे, तो 2x अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला देखो, ये वाला ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वाले कट जाएंगे, और इसे देखो ये प्लस का हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, तो प्लस के कितना हो जाएगा 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया ऐसे। अब तुम्हें करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब बताओगे तुम यहाँ पर, यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये लिख दिया मैंने ऐसा ही और छोड़ दिया, और तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम इंटीग्रेशन करके दिखा दो। इसका करूंगा मैं अलग, बोलो कौन बचा जाएगा फॉर्मूला, बोलो इस वाले का कैसा, इसका बता दो, कोई से का बता दो, एक तो बता दो, कम से कम एक मैं कर दूंगा। देखो अब तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले एक बार हाँ जरूर लिख लेना उनको, जो है गूगल से देख कर। चलो इसे बताओ पहले, इसे कैसे इंडिकेट करेंगे, कोई बच्चा बता दो। बहुत आसान तरीका, मैं तो इसका आंसर जीरो लिख दूंगा, डायरेक्ट जीरो है, अंदर वाले को टी मानो, तो इसका अवकलन बाहर रखा हुआ,
ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस के 2x, तो x रखा तो बाहर। t कब मानते हैं इंटीग्रेशन करते हुए, नो बताओ, जिसका अवकलन पास में रखा हो, तो अंदर वाले को t मान लो, इसका हो जाएगा। और तो मैं तरीका बताता हूं, तुम इसमें एक तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी इंटर में निश्चित समाकलन की, अगर लिमिट माइनस ए टू ए आ जाती है और यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स हो, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो जीरो होगा। कब होगा, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स करूं और फंक्शन में माइनस बाहर आ जाए तो जीरो होगा, और यदि ऐसा हो गया माइनस एक्स करने पर प्लस बना, तो फिर ये लिमिट जीरो टू ए हो जाती है और यहां हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। पता है टू होगा, लिमिट जीरो टू ए जाती है, नहीं पता है निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को देखा ध्यान से, इसे यदि मैं एफ एक्स मान लूं और एक्स की जगह माइनस एक्स करूं तो माइनस बाहर निकल आएगा, तो ये वाला नियम लग जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। और इस वाले में एक्स की जगह माइनस एक्स करूं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसमें ये नियम लगा सकता हूं, मैं डबल करके लिमिट जीरो टू ए कर सकता हूं। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं ये प्रॉपर्टी देखो, इसको देखो पहले वाले को, पहले को देखते हैं। थोड़ा देख लिया, एफ एक्स बराबर ये मान लो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये। अब इसमें एक्स की जगह तुम माइनस एक्स करो तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सोल्व करियो, ये रहा माइनस एक्स और यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तो बाहर आ गया, ये वाला क्या है हमारा, यहाँ देखो एफ एक्स ही तो है, ये रहा। तो जब ऐसा माइनस बाहर निकल जाता है तो फिर ये जीरो हो जाता है समाकलन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने की। और तुमने कर भी लिया इंटीग्रेशन तो भी आंसर अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो मैं इस वाले को डायरेक्ट जीरो कर सकता हूं, इसमें दो गुणा करके और लिमिट जीरो टू ए कर सकता हूं, बस इतना फायदा उठा सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये बताओगे तुम मुझे इसका कैसे करूं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। कोई बच्चा बोलो। हाँ, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सीधा फॉर्मूला। तो भूल जाते हैं, बहुत समय हो गया है इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले एक बार नोट जरूर कर लेना सारे जो है। ठीक है, इन्होंने जैसा बताया ठीक बताया, लेकिन जो बच्चे बीटा गामा फंक्शन पढ़ के आए हैं उन्होंने वहां भी तो कराया क्वेश्चन। इसमें एक्स की जगह ए साइन थीटा मान लो, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर यहां बनेगा, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा को स्क्वायर। और लिमिट चेक करना, जब एक्स की जगह जीरो रखोगे तो साइन थीटा बराबर जीरो, तो थीटा की वैल्यू जीरो जाएगी, और जब ए रखोगे तो ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू वन, तो पाई बाय टू जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एन थीटा, पूरा क्वेश्चन थीटा में आ जाएगा ये साइन कोस में। और ये फॉर्मूला लगा दियो जिन्होंने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें एक तरीका कल बताऊंगा फिर और। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से।